हेलो एवरीवन। बियॉन्ड एनी क्वेश्चन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो आज का सेशन है ये बेसिकली क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों की, देखिए, क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनका मैथमेटिक्स का भी एग्जाम आने वाला है। तो इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं ना, इस सेशन में हम क्लास 10th के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सब डिस्कशन में लेने वाले हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो बनेगी ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर के बनेगी। तो आज जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम बेसिकली जो है क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए का, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके आगे के वीडियो इसमें आपको और मिलेंगे। आज हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, आगे के सेक्शंस आपको यहाँ पर जो है और नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। अच्छा, इस चैनल के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको सॉल्यूशंस तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको इनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, या तो उसी को हम देखेंगे कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है बेसिकली, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अच्छा, देखिए आपको पता ही है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना? अब अगर एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो हम इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि बेसिक सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम जीरो कर देते हैं, है ना। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ना, ए और बी। ठीक है, अब मान लो जैसे कि आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे 3,6, जो कि आपको गिवन है, -12, -3। अच्छा, अगर इसको m रेशियो n में हम डिवाइड करें तो y कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, y कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखते हो ना, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, y कोऑर्डिनेट आप लिखते हो mx2, है ना। कैसे लिखते हो y कोऑर्डिनेट, अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हो ना my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से आप x कोऑर्डिनेट लिख देते हो। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए ये तो जनरल फॉर्मूला था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। जब भी कोई भी डिवीजन पे क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये a है ये b है, तो हम इसको किस में डिवाइड कर देते हैं, हम इसको k/1 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3,6 हो जाएगा, ये -12, -का 3 हो जाएगा। क्योंकि जनरल सी बात है ना, देखो इस कोऑर्डिनेट को अपन x1, y1 लिख सकते हैं, इसको अपन x2, y2 लिख सकते हैं, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आप y कोऑर्डिनेट लिखोगे तो y कोऑर्डिनेट किसको बिलोंग करेगा, देखिए k इंटू क्या होगा, k इंटू -3 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा k+1। देखिए ये जो फॉर्मूला है इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये इस पर लग चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस y कोऑर्डिनेट को हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको जीरो कर दो। जैसे ही आप इस y कोऑर्डिनेट को जीरो करोगे तो देखो क्या बनेगा, k इंटू -3 प्लस 6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक चीज निकल करके आएगी, k इंटू -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो देखो k इंटू-3 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, -6/-3, तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगी 2। तो अगर k की वैल्यू 2 आ गई है तो जो रेशियो आपने निकाला था वो रेशियो क्या था, वो रेशियो था k/1। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2/1। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये है 2/1। ठीक है, देखिए बड़ा आसान सा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दे रखा है भाई, इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 95 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ। अच्छा देखो, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज दिखती होगी कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल OAB, इसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। और हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है,
तो टोटल ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक काम करें, अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल दें कि सर हम इसको एंगल 1 बोल देते हैं और इसको एंगल 2 बोल देते हैं। और जिसको निकालना है वो तो चलो ए बी को ही रहने देते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो आपको ट्राइंगल ओ ए बी मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये कैसा है? अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी की बात करोगे तो ये ट्राइंगल, बेसिक सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। कैसा ट्राइंगल है? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, इसको आप लिख दो कि सर ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं ना, देखो ये जो ओ ए है दिस इज इक्वल्स टू ओ बी, है क्या नहीं है? है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा अब मुझे बताइए, आप इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 95 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने क्या किया, आपने इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो जैसे ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 95, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95, कितना बन जाएगा भाई, 180 माइनस 95 बनेगा 85 डिग्री। तो यहां से एंगल 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 47.5 डिग्री। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक थ्योरम यूज करनी है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, देखो इसको, वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या यहाँ से मैं ऐसे बोल दूं, देखो इस एंगल को अपन ने एंगल 2 माना था और ये एंगल हमें निकालना है ए बी क्यू। तो मैं ऐसा कह दूं, एंगल 2 प्लस एंगल ए बी क्यू, जो कि हमें कैलकुलेट है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप एंगल 2 की वैल्यू रख दोगे, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री माइनस 47.5 डिग्री। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए बी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, दिस इज 42.5 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए क्या आंसर है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसके जो है रिटन सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो यार। चलिए यहाँ देखिए, क्योंकि देखिए इस चैनल पे आपको है ना जेई से रिलेटेड कंटेंट भी मिलने वाला है, आईओटी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, एनएमटी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, और सबके आपको हैंड रिटन जो है यहाँ पर नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये दे रखा है 210 ए इज इक्वल्स टू 3। तो मुझे एक बात बताओ, देखिए 10 ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना है ध्यान से, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है, आपको ये निकालना है 4 sin A प्लस 3 cos A। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4 sin A माइनस 3 cos A। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना है, तो यहाँ से मैं 3 cos A कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से कॉमन लिया है तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 4 sin A अपॉन 3 cos A। लिख दें इसको ऐसे, वे लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसको कॉमन लिया है तो आप इसको लिख तो सकते ही हैं, है ना। और प्लस 1 कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन समझ में आएगा भी आपको। इसको हम लिख देते हैं 3 cos A, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 4 sin A अपॉन 3 cos A माइनस का 1। देखो ये कचा कचा कैंसिल हो गए, है ना, अलग अलग कर दिया अपन ने इसको। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, 4/3 tan A प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4/3 tan A माइनस 1। ये हो गया। अब बस वैल्यू तो पुट करनी है, tan A की वैल्यू आपके पास है ही सही, तो यहाँ प्लेस करो, 4/3 इंटू 3/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 3/2 माइनस 1। तो देखो ये 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2+1 अपॉन 2 - 1। तो ये आ गया। तो अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो 3/1। तो आंसर कितना आ जाएगा,
3। तो देखो ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, किस पे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, ये वही बात होगी कि आपको 20 में से कुछ लोगों को चुनना है और उनको चुनने की प्रोबेबिलिटी निकालने की, भाई ये लोग ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर हम एक तरीके से ये ले देते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 can't swim. If one person is selected in random, then the probability that he and she can swim. तो ना स्विम करने वाले 5 लोग हैं, लेकिन जो तैरेंगे वो 15 लोग हैं। बहुत बढ़िया बात है, डूबेंगे नहीं। तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? टोटल आउटकम्स यानी कि कितने टोटल लोग हैं, तो 20 है ना। कांट स्विम वाले, कितना बढ़िया इंसान है, देखो उसने खुद ने दे रखा है। कांट स्विम वाले 5 लोग हैं, तब ऑब्वियस सी बात है कांट स्विम वाले 5 है, तो जो तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20 - 5 यानी कि 15। तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो स्विम कर सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई, एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यही होता है ना भाई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विम निकालोगे, तो फेवरेबल कितना, 15, क्योंकि 15 स्विम कर सकते हैं और टोटल है 20। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो 5 से कैंसिल करो, 5 3 15 और 5 4 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। अच्छा आपको आंसर देखो कई बार परसेंटेज में भी मिल सकते हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको इंटू 100 भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ऑप्शन में आ गया भाई कितने परसेंट, तो आप इसको इंटू 100 कर दे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 75% अप्रोक्स होगा। अप्रोक्स क्या मतलब, उतना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, डायरेक्टली आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्या दे रखा है इसमें, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट। अब देखो 80 स्टूडेंट के मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं। जैसे लेस देन 10 में 3 है, लेस देन 20 में 12 है, लेस देन 30 में 27 है, ऐसे उन्होंने और भी दे रखा है। और आपसे पूछा है मॉडल क्लास क्या होगी। अब आपको पता ही है फंडा क्या होता है, मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको एकदम से पूरी पूरी नहीं दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाओगे, है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो दो मेथड, मतलब दो तरीके होते हैं। एक तो लेस देन वाला आपको मिलता है, एक होता है मोर देन वाला। तो लेस देन वाला क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया, मोर देन वाला हो सकता है आगे वीडियोस में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा। आज सेक्शन ए डल रहा है, फिर सेक्शन बी भी आएगा। इस तरीके से आपके पास सारे की सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी, और भी पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं भाई मार्क्स, है ना। और यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेसिकली अपन फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मॉडल क्लास हो जाएगी। अच्छा लेस देन 10 का मतलब क्या है? अब देखो नेगेटिव मार्किंग में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा भावुक मत होना, कहते ना कि सर किसी बच्चे के नेगेटिव में आएगा, भावुक मत होना, वो नहीं करना है हमें। हम यहाँ पे लेस देन 10 को कैसे ले सकते हैं, क्या हम इसको 0 से 10 ले सकते हैं क्या? बताइए। लेस देन 10 को मैंने क्या ले लिया, 0 से 10। अब 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 3 है। अब लेस देन 12 का मतलब ये होता है, सॉरी लेस देन 20 का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 0 से 10 वाले भी काउंट हो गए, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इसको लेना है कहाँ से कहाँ तक, अपन इसको ले लेते हैं 10 से लेकर 20 तक। कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं, 10 to 20। लेस देन 20 का मतलब ये है, हमें 20 से लेके 10 तक वाले लेने, सॉरी 10 से लेके 20 तक वाले लेने। अब देखो ये क्या होता है, आपने एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज पढ़ी होगी, है ना। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे बेसिकली, ये इस सीरीज में जैसे ये हमारे पास 0 से लेकर 10 है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इसमें हम अपर जो हमारे पास अपर लिमिट है ना, हमारे इंटरवल्स की, उनको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे 0 से 10 में, है ना, 0 इन्वॉल्व है, 10 इन्वॉल्व नहीं है। 10 से 20 में 10 इन्वॉल्व है, 20 नहीं है। इसी तरह से आगे आएगा 20 to 30, फिर कितना आएगा, फिर आएगा 30 to 40, फिर आएगा 40 to 50, है ना। और फिर क्या आएगा, 50 to 60।
तो ये जो सीरीज होती है एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, क्योंकि इसमें अपन अपर इंटरवल्स को नहीं लेते, है ना। और इंक्लूसिव कैसी होती है, जिसमें मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो 10 से 20, फिर 21 से 31 ऐसे लिखा, तो इसमें देखो 10 और 20 दोनों इंक्लूडेड है, इसमें 21 और 31 दोनों इंक्लूडेड है। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। लेकिन ये कैसी, ये है एक्सक्लूसिव। तो इस सीरीज में बेसिकली क्या है कि 0 से 10 अगर हमने लिखा हुआ है, तो इसमें हमने 10 को इंक्लूड नहीं किया है, उसको अपन ने नेक्स्ट वाले इंटरवल में किया है। ऐसे 20 को यहाँ किया है, 30 को यहाँ किया है, 40 को यहाँ किया है, 50 को यहाँ किया है ना। 60 इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लेस देन 60 का मतलब क्या हो गया, 60 से कम। तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई 60 तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है ना। तो अब अपन को हमें क्या करना है, अब देखो मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, तो 0 से 10 में कितने आ जाएंगे, 3 बच्चे। अब लेस देन 20 का मतलब ये है कि सर 0 से 20, तो उसके अंदर 0 से 10 वाले भी तो काउंट हो गए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस 12 में से ये पीछे वाले नंबर को हटाओगे, तो 12 - 3 करोगे तो कितना निकल करके आएगा भाई। अगर आप इसको निकालोगे तो 9 आ जाए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब लेस देन 30 का मतलब हो गया 0 से 30, तो उसके अंदर 0 से 10 वाले भी आ गए, 10 से 20 वाले भी आ गए, है ना। तो अब देखो आप क्या करो, सीधा सीधा इसमें से ये पीछे वाला नंबर माइनस कर दो, है ना। क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 से 10 और 10 से 20 वाले माइनस करने, तो आप इन दोनों को मिलाओगे तो 12 भी तो बन रहे हैं। तो एक्चुअल में आप क्या करो, डायरेक्टली इस 12 को इसमें से माइनस कर दो। तो 27 - 12 करोगे तो कितना बन जाएगा, 15। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 30 से 40। अब 30 से 40 में देखो आप क्या करेंगे, है ना, ये पीछे वाला इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये 27 में यहाँ तक के सारे इन्वॉल्व हो गए ना, तो इसलिए हम इनको माइनस करते हुए चल रहे हैं। तो 57 - 27 कर दो, 30 आ जाएगा। उसके आगे चलते हैं, देखो 75 माइनस कितना करेंगे, 57 करेंगे। तो 75 - 57 कर दो, 75 - 57 करोगे तो कितना बनेगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 18, है ना। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे 80 में से 75 माइनस कर दो, तो 80 - 75 करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 5। तो अब आप देख लो कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये देखो, ये हमें दिख रहा है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये अगर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास निकलेगी, दैट मॉडल क्लास इज बेसिकली इक्वल्स टू 30 to 40, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग 24 सेंटीमीटर। अब देखो सीधा सीधा ये आपके पास जो है कोन का कर्व सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चन है। तो अब देखिए दो तरह के कोन होते हैं, एक होता है राइट कोन, एक होता है ऑब्लिक कोन। आपके सिलेबस में राइट कोन है। अब राइट कोन क्या होता है ना, देखो आपने ये एक ऐसा कोन बनाया, ये तो कोन नहीं, पता नहीं क्या बन गया, चलो इसको कोन जैसा बनाते हैं। ये देखिए, ये आपने एक कोन बनाया अभी, ठीक है। अब कोन में क्या है, देखो ये इसकी रेडियस है ना, ये इसकी हाइट होती है। अच्छा हाइट जब भी, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस तरह के कोन को राइट कोन बोला जाता है। लेकिन जब ये 90 डिग्री का नहीं होता है, तो इसको हम ऑब्लिक कोन बोलते हैं। ऑब्लिक कोन तो सिलेबस में ही नहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं पे पढ़ना भी नहीं होता है, हमें राइट कोन ही पढ़ना है, उसी पे कॉन्सेंट्रेशन करना है ना। तो ये ए है, ये बी है, मान लो ये सी है, इसको अपन ओ बना देते हैं, और ये है एल। तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल ए ओ सी बनता है ना। क्या बनता है, ट्राइंगल ए ओ सी, जो कि कैसा है, दिस ट्राइंगल इज बेसिकली इक्वल टू राइट ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब आपको देखो एच भी दे रखा है 24 है, आर भी आपको दे रखा है दैट इज 7 स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं ना, एल स्क्वायर इक्वल, आप एल स्क्वायर निकालो, देखो 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 14। अच्छा मेरे हिसाब से 30 तक के स्क्वायर सबको रटे होने चाहिए भाई। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करने बैठे, छोटे बच्चे नहीं हो ज्यादा तो ये आना चाहिए। तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √625। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25। अच्छा वैल्यू यहाँ से ±25 आएगी भाई, लेकिन हम 25 इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि लेंथ हाइट हो गई, इन सबको अपन कभी भी नेगेटिव नहीं लेते।
है ना। लेकिन अगर नंबर की बात होती तो नंबर में प्लस माइनस 25 दोनों आंसर आते हैं, क्योंकि -25 का स्क्वायर भी होता है जो कि 25 का होता है। जस्ट बिकॉज ये लेंथ हाइट की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ली है ना। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो यू नो दैट सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई आर है ना। तो ये कितना बनता है 22/7। आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। तो देखो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो इसने आपको दो चीजें मिला दी, एक तो सर्कल बोल दिया तो बच्चा थोड़ा सा डर जाएगा, और दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला दिया। आप समझदार बच्चे डरेंगे थोड़ी, वो तो उड़ा के फेंक देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ है -3, -1। अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, बताने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, है ना। यानी कि अगर आपके पास x1 y1 दो पॉइंट्स है, और ये x2 y2 मतलब x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ए बी कैलकुलेट करो। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ए बी इज बेसिकली इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इस पॉइंट का y2 बनाओ, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। क्योंकि उसने रेडियस पूछी है तो हमें ये डायमीटर तो निकालना पड़ेगा ना यार। ठीक है, ये डायमीटर तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ करेंगे तभी तो रेडियस आएगा। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू डायमीटर, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ओ बी इज सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये भी कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं 5 √2। तो ये तो डायमीटर आया ना, आपको निकालना है रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, d/2। तो ये कितना हो जाएगा 5√2/2। ऑप्शन में चेक करो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5√2 आएगा। अरे वाह कितना बढ़िया है, ऑप्शन में इसको सिंप्लीफाई भी करने को नहीं बोला, जैसे जैसा दिख रहा है। तो आपको एक ऑप्शन ये भी मिल सकता था भाई 5/√2, और एक ऑप्शन मिल गया 5/2 × √2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन चेक करना है ना। क्योंकि आप इसको लिख तो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन से चेक करिए। जीरोस का मतलब क्या होता है, वो सभी वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर हमारी पॉलिनोमियल जीरो हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखनी है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा तब करते हैं जब बहुत आसान सी वैल्यू, लेकिन ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू दिख रही है 5/3, तो हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाए। वैसे मुझे दिख तो नहीं रहा है कि टिपिकल होगी, लेकिन हम स्टिल ऑप्शन ही चेक करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आप यहाँ पे आपको दे रखा है 3x × 3x - 5। तो हम इसको जीरो कर देते हैं। भाई जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, जीरोस निकालने का तरीका यही होता है ना कि हम क्या करें, अपने पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो देखो दो केस बन सकते हैं, या तो 3x जीरो हो, या फिर 3x - 5 जीरो। अगर ऐसा हो गया तो x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और एक हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/3। तो देखो दो वैल्यूज ऑफ x आ रही है, x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू 5/3। तो यही पॉलिनोमियल है जहां पर हमारी वैल्यू जीरो होगी, और यही पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ का दिख रहा है। तो आप इसको भी जीरो करके देख लें। देखिए यहाँ से भी x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आप 3x को जीरो करें, और दूसरा x - 5 को जीरो करें। तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है, यानी इसके भी दो जीरो है, लेकिन एक जीरो जीरो है और एक जीरो 5 है। तो आप देखो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, x को जीरो रखो, इसमें जीरो रखते जीरो हो जाएगा, 5/3 रखो, 5/3 रखते जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझिए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ, मतलब आपको जीरोस बताने में। तो अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। देखिए
पॉलिनोमियल में आपको बताया होगा, जैसे मान लीजिए मैंने अगर एक ग्राफ बनाया, तो ये देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कटता है ना, जितनी बार कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल की उतनी नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 है ना। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, तो ये ग्राफ इस पॉलिनोमियल को 2 बार कट कर रहा है, यानी इसके 2 नंबर ऑफ जीरो है ना। अब जैसे मान लो, अब आपको ये ग्राफ दे रखा है ना, ये ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्राफ इस पॉलिनोमियल को एक बार ही टच कर रहा है, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ये इसको कट करता है ना, उसके उतने जीरो होते हैं। तो यहाँ देखो ये इसको एक बार टच कर रहा है, तो इसे कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, एक ही जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है ना, पैराबोलिक शेप में, ये पूरा पैराबोला नहीं है, दिस इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, है ना। क्योंकि पैराबोला की भी अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ जो है डेफिनेशन होती है, वो हमें यूज करनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिख रहा है इसको एक बार टच करना है तो इसका एक जीरो है, तो इसके जीरोस तो दो होंगे, लेकिन काउंट हम एक ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक ही वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में आंसर देना है ना, तो घबराना मत, है ना, कंफ्यूज भी मत होना। आप सीधे सीधे एक ही कंसेप्ट लगाना कि यार ये इसको कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, एक ही बार कर रहा है तो एक ही जीरो होगा। क्योंकि आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, कौन सी कंडीशन? व्हेन जो रियल रूट्स इक्वल होते हैं, तो उसमें डी इक्वल टू जीरो होता है। तो रूट्स रियल है और दोनों इक्वल हैं दो लेकिन इक्वल है, तो उस केस में हम क्या देते हैं, एक ही तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके कितने जीरो होंगे, एक ही जीरो होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू एंड सिक्स एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखो ऐसा कॉन्सेप्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जेई में भी पूछा गया है, जेई एडवांस में आ गया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, है ना। बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन खतरनाक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आपने यहीं पे कंडीशंस पढ़ी हुई है ना क्लास 10 में, वही सेम कंडीशंस वहां पर लगानी थी, उससे बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया था। तो आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, है ना। ये छोटी छोटी चीजें सीखते रहिए करिए, क्योंकि इन पे ही जेई में क्वेश्चन आए थे और इस पे क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये ले लेते। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अच्छा देखिए, तीन कंडीशन होती है जो आपने पढ़ी होंगी, वो तीनों रिवाइज कर लेते हैं। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशंस। अच्छा देखिए, इसके साथ आप एक चीज और पढ़ते हैं, सर यूनिक सॉल्यूशन तो है ही सही, ये कंसिस्टेंट भी होगी। अब कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं? देखिए अगर किसी भी इक्वेशन के, हाँ, अगर दो इक्वेशन है और अगर उनका एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन हो गया ना, तो वो इक्वेशन कैसे हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उनको हम इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। तो इसका तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना, तो ये कैसे हो जाएगी, कंसिस्टेंट। एक केस और आता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में क्या आता है भाई, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये केस किसका है, पैरेलल लाइंस का है ना, पैरेलल लाइंस का है। तो इसमें पैरेलल लाइंस में जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कभी भी, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, इसमें क्या होता है, इसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। अब देखिए मैंने बोला था एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, अब एक से ज्यादा हो गया तो मजे आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट। और इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था भाई जेई में, सही बता रहा हूँ मैं, है ना। तो बड़े आसान आसान सी चीजें, बहुत टफ नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, के एक्स इजिकल्स टू वाई प्लस टू, हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देखने, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू, एक क्या हो जाएगा 6x, एक हो जाएगा 6x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी क्या, 6x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू। अब आपसे पूछा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो k/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस तरह से 2/3। क्या ये दोनों चीजें इक्वल है क्या,
कभी भी इक्वल नहीं है। यानी अब अगर ये इक्वल नहीं है तो यानी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होने चाहिए, तो मतलब ये तो चीज गड़बड़ है पहले। तो अब आप के की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये कभी भी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देगा ही नहीं। हो सकता है पैरेलल हो सकता है यूनिक हो, लेकिन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो कभी नहीं देगा, क्योंकि ये तो देखो यहाँ से इसके इक्वल ही नहीं है ना। तो या तो इसमें पहली कंडीशन लग सकती है या दूसरी, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला इनफाइनेटली मेनी होना चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप चाहे के कुछ भी रख लो, है ना, क्योंकि के की वजह से हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो जाए या फिर नो सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन इनफाइनेटली मेनी तो कभी नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? कभी भी नहीं। तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ में? यहाँ की डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। इफ ए बी सी फॉर्म एन ए पी, है ना, विथ कॉमन डिफरेंस डी। अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस आपको डी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू बी माइनस, यार ये बड़ा आसान है। देखिए एबीसी आपको एपी दिख रहा है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सेकंड जो टर्म होगा, सेकंड टर्म, है ना, अच्छा यहाँ टर्म नहीं है, टर्म आए, सेकंड जो टर्म होगा दिस इज इक्वल्स टू बी। और ये कितना होगा? ए प्लस डी के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वही तो है डी, तो ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज बेसिकली इक्वल टू सी, जो कि किसके इक्वल होगा? ये होगा ए प्लस टू डी के, है ना। बाई डी 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 एड करते हुए चलते हैं ना। अब आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू क्या, ये क्या होगा? तो यहाँ आप क्या रख देंगे? ए माइनस बी की जगह क्या रखोगे? ए प्लस डी। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, देखो क्योंकि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ये ए और डी की टर्म्स में है ना, बी सी कहीं पे भी नहीं आ रहे। तो अगर ये ए और डी की टर्म्स में है ना, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में से बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो कैसे ना कैसे उसको डी और ए की टर्म्स में लाता हूँ। तो करने का तरीका ये होगा और देखिए सी की जगह क्या आएगा? सी की जगह आएगा ए प्लस टू डी, क्या रख दो? ए प्लस टू इंटू डी। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ए माइनस का टू ए माइनस टू डी माइनस ए माइनस टू डी। तो देखिए ए से तो ए अलग हो गया, हट गया। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस का टू ए माइनस का फोर डी। अब जल्दी जल्दी चलो ऑप्शन चेक करो। ये रहा देखो ऑप्शन नंबर सी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या दे रखा है? If the value of each observation of a statistical data is increased by three, then the mean। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा ना। जैसे मान लो तीन नंबर है आपके पास, x1 x2 x3। अगर हम इन तीनों का मीन निकालते हैं तो दैट मीन बेसिकली इक्वल्स टू ये, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई थ्री। ये मीन निकल करके आता है। अब देखिए मान लीजिए, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे हमने अज्यूम करें x1 x2, है ना, और फिर x3। ये हमने तीन नंबर अज्यूम करें, तो इनका अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन यही होता है ना। क्या होता है मीन? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई थ्री। अच्छा अब देखिए अगर मैंने इस हर एक ऑब्जर्वेशन में एक नंबर ए को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। या फिर एक काम कर देते हैं, चलो जो आपका एग्जाम्पल है उसी से, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया ना उसी से समझ लेते हैं कि अपन ए से क्यों बढ़ा, अपन थ्री से बढ़ा देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ देखो x1 प्लस थ्री से इसको बढ़ा देते हैं, इसी तरीके से x2 प्लस थ्री से बढ़ा देते हैं, है ना, x3 प्लस थ्री से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेसिक सी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन तो अभी भी उतने ही है, लेकिन उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो मीन पर क्या इफेक्ट होगा ना, वो पूछा है। तो अब अपन न्यू मीन निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज इसको हम बाय बार से शो करते हैं। तो ये कितना होगा? देखो x1 प्लस थ्री, है ना, प्लस कितना हो जाएगा? x2 प्लस थ्री, प्लस कितना हो जाएगा? x3 प्लस थ्री। और आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? आप इसको डिवाइड कर दें थ्री से। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, प्लस देखो थ्री 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 कितना बनेगा? नाइन, और डिवाइडेड बाय थ्री। आप इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय थ्री प्लस नाइन बाय थ्री। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो x बार है ना, अभी ऊपर लिखा था हमने, ये x बार के इक्वल है।
तो ये तो x बार प्रीवियस मीन है और इसको सॉल्व करेंगे तो 3। तो यहाँ आपने देखा कि जो पहले वाला मीन था उसमें भी 3 बढ़ गया। यानी कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आया है कि अगर हम जो मीन है ना, अगर हमने 3 नंबर का ऑब्जर्वेशन लिया, कितने भी नंबर हो सकते हैं, है ना, तो क्या होगा कि अगर हम हर एक नंबर में कोई नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी हो जाएगा मीन, और मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है, तो देख लो इंक्रीज बाय 3 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो बड़ा आसान सी चीज है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। किसी भी प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। रिलेशन पी एंड क्यू इज, देखिए लेट्स सपोज कोई भी एक इवेंट है, तो उसका होना और उस इवेंट का ना होना, ये बेसिकली इसका सम किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपको इसका प्रूफ नहीं पता है तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, है ना। दो चार चीजें बताऊंगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, डायरेक्टली इसी एक एक नंबर में क्वेश्चन में आ सकती है, आपको याद होनी चाहिए, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने ऐसा बोला कि सर हम एक डाइस को रोल कर लेते हैं, है ना। ये तो याद रखना भाई, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना उसका सम 1 के इक्वल होता है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाए। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, जैसे मान लो मैंने बोला आपके पास एक डाइस है ना। डाइस में आपके पास कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि इस डाइस पे 2 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो आप सबको पता है, वो कितनी हो जाएगी, 2 एक तरीके से आ सकता है, टोटल 1/6। अब मान लो 2 नहीं आया, अब 2 नहीं आएगा तो उसकी जगह 5 और भी तो चीजें, एक 1 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो टोटल आउटकम्स उस केस में तो 6 होंगे, लेकिन फेवरेबल तो 5 ही होंगे ना। तो ये 5/6 हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए कि 2 का होना और 2 का नहीं होना, ये हर जगह लगेगा भाई, किसी भी इवेंट का होना और नहीं होना। तो आप इसको सॉल्व करें, देखिए कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। आ रही है समझ में बात? तो देखिए किसी भी इवेंट का होना और ना होना उसका सम 1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अच्छा अब देखो दो तीन चीजें और याद रखना। क्या याद रखनी है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो है आपको अगर मान लीजिए सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जो निश्चित है कि होगा ही होगा, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, जो कि होगा ही होगा। लेकिन मान लो मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, ये इम्पॉसिबल को हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाएगी। अगली बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 14, अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज दिस 0.08। इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट हैज शी बॉट? अब देखिए सीधी सी बात यहाँ है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बनते हैं, आपको आने भी चाहिए। तो अपन ऐसा मान लेते हैं भाई, जैसे उस लड़के ने कुछ टिकट खरीदे होंगे, तो 6,000 में से उसके टिकट कि मतलब हमें देखना है कि उसने कितने टिकट खरीदे होंगे, क्योंकि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं विनिंग वाली। तो लेट सपोज, है ना, लेट द टिकट्स बॉट बाय द गर्ल, दिस इज बेसिकली इक्वल टू क्या, अपन ऐसा बोल देते हैं कि उसने एक्स टिकट्स खरीदे हुए, है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहां से देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उसकी क्या हो जाएगी, उसने अगर एक्स टिकट खरीदे, तो एक्स टिकट खरीदे और टोटल टिकट है 6,000, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज गिवन एज 0.08। तो यहां से आप इनको इक्वेट कर दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, x/6,000 इज इक्वल टू 0.08। तो जैसे ही आप करोगे तो देखो कितना बनेगा, x इक्वल टू 0.08 इंटू 6,000। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8 इंटू 60 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, दिस इज 480। यानी कि उस लड़की ने कितने टिकट्स खरीदे होंगे भाई, 480 टिकट्स खरीदे होंगे। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो
ये है पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चन, फिर से सम ऑफ जीरोस वगैरह पे आएगा। देखो मुझे ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपके पास लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस है क्या? अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी बाई ए। तो बस वही लगाना है। यहाँ क्या दे रखा है? पी ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स और माइनस वन। तो इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो आप यहाँ सम ऑफ जीरोस निकालो। तो देखो बी की जगह तो कितना है? वन है। तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि माइनस को साइन लगा हुआ है ना, और माइनस बी बाई, इसको कंपेयर कर लो। और ए की जगह कितना आ जाएगा? वन। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस वन। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो देखो सी क्या होता है? सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, है ना। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। तो ये माइनस वन अपॉन वन, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस वन। अब आपसे पूछा है, आपको वैल्यू निकालनी है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, कितना होगा? तो यहाँ कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आप एलसीएम लेंगे तो सम ऑफ जीरोस माइनस वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी माइनस वन है, सॉल्व करोगे तो वन आ जाएगा। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ अल्फा बीटा कैलकुलेट करने में लग जाना भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका डी अगर आप निकालोगे तो क्या निकल रहा है? देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप डी निकालोगे तो इरेशनल रूट्स आ जाएंगे, और इरेशनल आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। डी निकालोगे ना, तो देखो डी निकालोगे तो कितना है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन। तो देखो इरेशनल रूट्स बनेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ डी निकालने में, यहाँ पर आप रूट्स मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि अगर आपने रूट्स निकाल लिए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आप इरेशनल को रूट सॉल्व करते रहोगे। तो सबसे अच्छी बात है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही करना है, मतलब मेरे हिसाब से पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, ए और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी है ना, हमें पॉजिटिव चाहिए। चेक क्या करना है? ये चेक करना है। अब उसने बोला है रूट्स रैशनल होने चाहिए, तो रूट्स कैसे लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, है ना। अब देखो, आप देखोगे ना, तो इसका आंसर रूट टू भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने बोला है आपके पास रूट्स रैशनल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ बी अगर रूट टू हो गया तो इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? तो डी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए सी और डी तीनों ही कट गए। तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, रैशनल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को या तो जीरो होना पड़े, है ना, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी तो अंडर रूट हटेगा। जीरो भाई, अगर ये जीरो हो गया तो वैसे अंडर रूट हट जाएगा, और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो भी हट जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? आप इसको ऐसे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करो। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई? बी की वैल्यू क्या है भाई? कितना हो जाएगा? देखो के स्क्वायर माइनस का फोर, ए की जगह कितना आ जाएगा? टू, और सी की जगह आ जाएगा माइनस का फोर। तो ये कितना बनेगा भाई? के स्क्वायर प्लस थर्टी टू। अब देखो ये वैल्यू कभी भी जीरो तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती जीरो? क्योंकि किसी का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नंबर कभी भी जीरो तो होगा ही नहीं, अनटिल अनलेस जब तक के एक इमेजिनरी नंबर ना बन जाए। क्योंकि के इमेजिनरी नंबर बनता है ना, तो क्या हो जाता है वैसे तो बनेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर क्या होता है ना, बेसिक सी बात ये होती है कि उनका स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन इसका नहीं है। तो यहाँ पर डी कांट बी जीरो। अब अगर डी जीरो नहीं हो सकता तो डी क्या हो? डी को परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन से नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो आप सीधी सी बात, ये ऑप्शन नंबर बी चेक करो भाई, ए और सी तो करना ही मत, क्योंकि वहां तो नेगेटिव भी है। तो आप चेक करो के इक्वल्स टू टू के लिए। तो देखो ये कितना बन रहा है? टू का स्क्वायर प्लस थर्टी टू। तो ये कितना बन जाएगा? फोर प्लस थर्टी टू, यानी आंसर इधर से कितना रहा? थर्टी सिक्स। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसके अंदर अंडर रूट थर्टी सिक्स जैसे ही आएगा यहाँ पे, ये सिक्स बन जाएगा। और इसीलिए हम देखो बी को रूट टू भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो इरेशनल बन गया ना उसकी वजह से। तो आंसर टू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखो भाई,
ये भाई साहब तो आ गए सीधे सीधे कि मेरे अंदर वैल्यू पुट करो, मुझे कोड दो। तो बस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखो टेन सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि सर हमारा ये टॉपिक कमजोर है तो आप मुझे बता दिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा और पूरा थ्योरी पार्ट भी हो जाएगा। तो आपको उस टॉपिक का जो भी भय है, जो भी डर है, वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि इस पे आपको और भी कंटेंट मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीनियर जेई पार्ट से रिलेटेड सारा कंटेंट इसके ऊपर आने वाला है। धीरे धीरे सब कुछ डल जाएगा। आप अगर आईओकेम की तैयारी कर रहे हैं, एनएमपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी पूरा का पूरा इस पे आपको कंटेंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए कितना है। सेक 60 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो सेक 60 होता है वो कॉस 60 का रिवर्स होता है ना। तो सेक 60 की अगर आप वैल्यू लिखोगे, तो आई गेस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 होती है या नहीं होती, है ना। तो सेक 60 की वैल्यू तो सबको पता ही होगी। तो सेक 60 की वैल्यू आप लोग लिख दीजिए। तो कितनी है सेक 60 की वैल्यू, यहाँ लिख दो, सेक 60 की वैल्यू है 2। और अगर आप टेन 60 की वैल्यू लिखोगे तो दिस इज इक्वल्स टू √3। और अगर आप कॉस 45 डिग्री की वैल्यू लिखोगे, तो कॉस 45 कितना होता है भाई, 1/√2 होता है। तो बस वैल्यू प्लेस करो। टेक 60 को यहाँ लिखोगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। इसको आप लिखोगे, ये √3 का स्क्वायर बनेगा। इसका आप लिखोगे, ये 1/√2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो 5/8। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अच्छा, 1/4 नहीं हो, सॉरी, ये 1/2 बनेगा, क्योंकि अपॉन में √2 है, तो ये 2 बनेगा। देखो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम। आप इसको आगे सॉल्व करो, ये कितना बनेगा, 5/2 -3 + 1/2। वैसे तो आंसर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है क्या आंसर आएगा, लेकिन आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए। ये कितना आएगा, 5 -6 + 1। तो देखो कितना आ गया, 6 - 6/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखो ऑप्शन में है क्या, यस, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज दिस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो, जब तक आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे नहीं ना, तब तक आप 22/7 लेना। लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू दे दी है, तो इसी को यूज करना, क्योंकि हो सकता है इसका कुछ यूज हो जाए। तो देखिए, सिलेंडर भी दो तरीके होते हैं। एक होता है राइट सिलेंडर, एक होता है ऑब्लिक। ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है वो राइट सिलेंडर है, तो उसी का हम यूज कर लेते हैं। देखो, इसको ऐसे बनाओ। ठीक है। तो राइट सिलेंडर वही होता है, जैसे ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। तो जब ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इसको हम राइट सिलेंडर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ दे रखा है कि इसकी हाइट जो है ना, हाइट आपके पास है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसका रेडियस क्या होगा। तो भाई आपको पता ही है, सिलेंडर का जो CSA होता है, सिलेंडर के CSA का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2πRH। तो ये कितना होता है, 2 × 3.14। आर आपको निकालना है और एच आपको गिवन है, दैट इज 5। एच गिवन है ना, देखो H5 दे रखा है आपको। और देखो जो CS है वो कितना है, 94.2। तो यहां से आर कितना आ जाएगा, 94.2 अपॉन 2 × 3.14 × 5। देखो आप इसको इससे कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल हो रहा है 30 टाइम्स और अपॉन में आ रहा है 10। तो यहाँ से जो रेडियस निकल करके आ रही है कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो, बड़ा आसान सा सेक्शन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आप जल्दी जल्दी करोगे तो हो भी जाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जो हम सेक्शन डिस्कशन करेंगे वो इसके आगे वाला होगा। ठीक है। तो आप जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और इसी तरीके से इसमें और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ओके, बाय बाय।